हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे 2013 के एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये 10th क्लास से है, क्लास 10th से 2013 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। क्लास 10th है। आपको पता होना चाहिए कि 2011, 12, 13 इस सब में ना मात्र 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो चलिए 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहली बात कि हो सकता है आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, तो क्वेश्चन बैंक अगर है यानी क्वेश्चन बैंक बुक है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बुक आता है, तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। और 2013 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसे उठाकर देखिए। चलिए तो प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, हो सकता है कि मेरे इस बुक में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो सकता है कि आपके वाले सेट में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो आप खोज लीजिए इस चीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। आइए इसको अच्छा से समझते हैं। विवेचक का मान, सबसे पहले जान लीजिए विवेचक क्या होता है। आप जानते होंगे द्विघात समीकरण में डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विवेचक या विवितकर कहते हैं। विवेचक या विवितकर कहते हैं। विवेचक या कह सकते हैं या विवितकर कह सकते हैं डी को। ये बात अगर आप अच्छे से जान लेंगे तो क्वेश्चन काफी हल्का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भारी होता ही नहीं है। हमें वर्ड पता नहीं होता है, हमें शब्द पता नहीं होता है, इसके कारण भारी लगने लगता है। तो देखिए डी का मतलब विवेचक या विवितकर होता है। तो डी का जैसे ही नाम लिया मैं, आपको पता चल गया होगा। तो कह रहा है कि डी का जो मान है 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। तो देखिए इसके 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, जब डी का वैल्यू 0 आता है तो मूल जो होता है वो वास्तविक और समान होता है। ठीक है, जब डी का मान प्लस में हो, प्लस में कोई भी संख्या होती है तो वो 0 से बड़ी होती है, पता होना चाहिए आपको। प्लस में कोई भी संख्या होती है तो 0 से बड़ी होती है। तो कहने का मतलब है कि डी का मान जब 0 से बड़ी होगी अर्थात प्लस में होगी, तो मूल जो होते हैं वास्तविक और असमान कह सकते हैं। हो सकता है इस असमान के जगह भिन्न रहेगा, दोनों में से कोई, वास्तविक और असमान, चाहे वास्तविक और भिन्न। यहाँ वास्तविक और समान होगा। समान के जगह बराबर भी कह सकता है, याद रखना है आपको, समान के जगह बराबर भी कह सकता है। तो 2 कंडीशन। और तीसरा कंडीशन, 2 कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन आप देखिए, तीसरा कंडीशन, जब डी का वैल्यू माइनस में, जब हम डी का वैल्यू माइनस में कहते हैं तो इसका अर्थ है कि 0 से छोटी, जितनी भी माइनस में संख्याएं होती है वो 0 से छोटी होती है। तो जब डी का मान माइनस में आए यानी 0 से छोटी, तो उसका मूल बोलते हैं वास्तविक नहीं। तो इस चीज को अच्छे से आपको याद कर लेना होगा, तीनों कंडीशन को। और तीनों कंडीशन को याद करने के बाद जब भी क्वेश्चन पूछे तो सीधे आंसर दे देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा। अब देखो 0 से बड़ा कहा, तो 0 से बड़ा कहा तो ये वाला कंडीशन लगेगा। देखिए 0 से बड़ा,
शून्य से बड़ा कौन होता है? जो प्लस में संख्या होती है। तो शून्य से बड़ा कहे तो आंसर क्या होगा? वास्तविक और असमान, चाहे वास्तविक और भिन्न आंसर हो जाएगा। वास्तविक और असमान, चाहे वास्तविक और भिन्न। तो ऑप्शन यहाँ पे एक में है, एक में है, ऑप्शन एक है वास्तविक और असमान, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या वास्तविक और भिन्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से एकदम इत्मीनान से अगर समझे तो एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। बस दिमाग ये कहना चाहिए कि भाई क्वेश्चन हमको समझना है, हम समझ लेंगे, ऐसा होना चाहिए दिमाग में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। आप ये मत सोचिए कि मैं किताब देख रहा हूँ, आप समझ, कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखेंगे तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बात रही आंसर की, तो आंसर तो सारी दुनिया में सारे बुक में दिए गए हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि कोई बच्चा आंसर देख के ही सीख जाता है, कहीं पे ऐसा तो होता नहीं। मेन चीज है इसको सीखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये काम कैसे होगा। और ऑब्जेक्टिव का सीधा मतलब होता है कि सेकेंड में काम होना चाहिए। सेकेंड बोले तो 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, सेकेंड में काम होना चाहिए। मिनट अगर लग गया तो समझिए कि आपका वो ऑब्जेक्टिव है वो फालतू का है, और जो बनाता है बच्चा वो भी फालतू का बना रहा है। इसमें ऑब्जेक्टिव का मतलब है, सीधा जानिए कि सेकेंड में आंसर चाहिए, चाहे जैसे हो। आप कहेंगे इसका कैसे, तो एक बार याद कर लेंगे तो सेकेंड में, 2 से 4 सेकेंड में आप 2 सेकेंड में आंसर दे पाएंगे। इसका भी देखिए कैसे। अब इसका आंसर निकालना है तो 9 दोनों में है, 9 कॉमन ले लेते हैं। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस 9 ले ही लेंगे कॉमन तो tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 9 कोष्ट को जब हटाएंगे तो गुना sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। याद रखेंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। 9 को 1 से गुना कर देंगे, 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये 3 पाई r स्क्वायर होता है। इसमें कुछ समझना नहीं है, इसको याद कर जाना है कि अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई r स्क्वायर। अगर आपको समझना होगा कि कैसे 3 पाई r स्क्वायर होता है तो जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो उस वीडियो में आपको समझा देंगे। तो चलिए, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या। देखिए, वृत्त की परिधि दिया गया है, परिधि जो है, परिधि दिया गया है वृत्त की कितनी? 44 मीटर। ठीक है, 44 मीटर परिधि दिया गया। अगर नियम से इसे बनाएंगे तो काफी समय लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, अगर परिधि दिया हो और त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या का कोई ऐसा फॉर्मूला जो परिधि में हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे? अब मान के चलिए, देखिए ऐसे, वृत्त की परिधि, इसको अभी तो टाइम लगेगा लेकिन आप जब सीख जाएंगे तो नहीं लगेगा। वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि जो होता है वो 2 पाई r होता है, 2 पाई r। यहाँ वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि दिया गया है 44, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r बराबर ये 44। वृत्त का परिधि दिया गया है 44, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r बराबर 44। 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और r हमें निकालना है, इसलिए r बराबर 44। तो r बराबर 44, ये बटे में है नीचे, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और 2 गुने 22 ऊपर है तो नीचे आ जाता है। ये रूल होता है सिंप्लीफिकेशन का। अब 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो r बराबर बच गया 7। तो यहाँ 44 जो है मीटर में है, इसलिए 7 भी मीटर में आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी इजी है। √2 के बारे में कह रहा है कि ये परमेय है कि अपरमेय। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं 2011-12 में, लेकिन 13 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है और ये अक्सर पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है कि परमेय अपरमेय। तो देखिए सबसे पहले ऐसे जानिए कि रूट से बाहर जो होता है वो निश्चित रूप से रूट से बाहर यानी रूट में जो नहीं रहता है, संख्याएं नहीं रहती है, वो सब परमेय है। क्या याद रखना है कि रूट से बाहर यानी रूट में नहीं रहती है जो संख्याएं, सबके सब क्या होता है, जैसे सबके सब परमेय होता है। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है सीधे 2, तो ये क्या है, परमेय। सीधे 5 तो परमेय, सीधे 10 तो परमेय है। अगर रूट लगा देता है तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये परमेय है या अपरमेय है? इसका क्या करते देखिए, जिसमें रूट रहेगा लगा हुआ वो परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। लेकिन जिसमें रूट नहीं है, सीधे 2 है, सीधे 5 है, तो डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से वो परमेय है। तो ये रूट वाले को डिसाइड करना है कि परमेय है कि अपरमेय। इसका गुणनखंड कर दीजिए, जैसे 2 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 × 1 2। एक की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एक जो होती है वो सबका गुणनखंड है। 2 का, 1 का, 4 का, 5 का, सबका गुणनखंड 1 होता है, इसलिए एक की बात नहीं करते हैं। तो गुणनखंड करने पे एक के अलावा एक को छोड़कर बात करेंगे। एक के छोड़कर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो 2 आया। तो गुणनखंड करने पे अगर जोड़ा अंक आ जाए, जोड़ा संख्या आ जाए, जैसे 2 आ जाता, तो वो क्या होता है, वो परमेय हो जाता है। लेकिन यहाँ 2 क्यों ना आया, जोड़ा नहीं लगा 2 का, इसलिए ये परमेय नहीं है, ये अपरमेय है। क्या है, अपरमेय है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है √8, ये परमेय है कि अपरमेय? तो 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, एक जोड़ा लगा लेकिन सिंगल बच गया। जोड़ा नहीं ना पूरा का लगा, पूरा जोड़ा लगता है तब परमेय, नहीं लगेगा तो अपरमेय। तब पूरा जोड़ा नहीं लगा, 2 का जोड़ा लगा, इस 2 का नहीं लगा, इसलिए ये भी क्या है, अपरमेय है। आशा आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है? 2 परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। यहां पे 2 परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 परमेय संख्याओं के बीच, तो 2 परमेय संख्याओं के बीच, परमेय संख्याओं के बीच अगर कितने 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। दोस्तों एक बात याद कर लीजिए, परमेय संख्या कहे, अपरमेय संख्या कहे, भाज्य संख्या कहे, अभाज्य संख्या कहे, सम संख्या कहे, विषम संख्या कहे, सहभाज्य संख्या कहे, प्राकृत संख्या कहे, पूर्ण संख्या कहे, संपूर्ण संख्या कहे, पूर्णांक संख्या कहे, किसी भी प्रकार का अगर संख्या कहता है और दोनों के बीच अगर पूछ रहा है तो उसका एक ही आंसर होता है, अनंत। मतलब किसी भी 2 संख्या के बीच अनंत संख्याएं होती है। अगर पूछे आपसे परमेय अपरमेय कुछ भी, तो सीधा उसका एक ही आंसर रखिए, अनंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस पे डाउट नहीं करना है, ये अनंत ही होता है। कैसे? अब जिस प्रकार से आप सोच के देखिए कि इस दुनिया में इतना मोबाइल नंबर है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल मिला के 10 अंक है, 10 डिजिट है। और इसी 10 अंक से कैसे किसी ने बना दिया कि किसी का मोबाइल नंबर किसी से मैच नहीं करता है, मात्र 10 ही डिजिट है, लेकिन किसी या किसी से मैच नहीं करता है, जिससे पता चलता है कि अनंत यानी अनगिनत संख्या होती है किसी भी एक संख्या के बीच में, 2 संख्या के बीच में, सॉरी, यही कारण है कि मैच नहीं करता। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक चाहे रेखीय लिखा रहेगा, रेखीय या रैखिक लिखा रहेगा, दोनों एक ही चीज होती है। रेखीय या रैखिक बहुपद, देखिए
रैखिक या रेखीय बहुपद वो होता है जिसका घात 1 होता है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में है 2x - 5। अब घात कैसे चेक करते हैं? कोई भी बहुपद है ना, तो सबसे अधिक जो पावर है, इसमें सबसे अधिक पावर क्या है? चर पे पावर देखेंगे, 5 पे पावर ना, 10 पे पावर ना, चर पे पावर। चर कहते हैं ABCD का जो लेटर होता है A से Z तक, गणित में उसको चर कहा जाता है। और चर पर पावर देखेंगे कि इस पर पावर कितनी है, तो कोई पावर नहीं का मतलब एक पावर है। और जब एक पावर हो, एक घात हो तो समझ जाना है कि यह रैखिक बहुपद है। तो यही 2x - 5 होगा आंसर। दूसरा है ऑप्शन नंबर 2 है कि x² + 1/x + 3। 2 पावर है तो सबसे अधिक 2 पावर है तो द्विघाती होगा, सबसे अधिक 3 पावर हो तो त्रिघाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी। देखिए 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी देखिए, 2 गो निर्देशांक है, 2 गो। 2,3 एक बिंदु का निर्देशांक हुआ और 4,1 दूसरे बिंदु का निर्देशांक हुआ, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी यानी इस रेखाखंड इस बिंदु के बीच की कितनी दूरी है ये पता करना है। देखिए अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे काफी समय लगेगा। चलिए मैं फॉर्मूला लगा के बना दे रहा हूं, उसके बाद बताता हूं कि कैसे समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, मेन चीज है समय का बचत करना। आप बना लेते ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का मेन टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम को आप मैनेज अगर कर लेते हैं तभी आप सक्सेस है, अदरवाइज सक्सेस नहीं है। तो चलिए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या करते हैं इसको देखिए, कितना साधारण से बनाते हैं। जब भी पूछेगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो डायरेक्ट अंडर रूट कर दीजिए। और कैसे घटाइए देखिए, पहिलका में से पहिलका के याद रहेगा ना, इस पहिलका में से इस पहिलका को, तो देखो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस। अब दूसरका में से दूसरका को, इसमें का दूसरका 1 है, इसमें का दूसरका 3 है, तो दूसरका में से दूसरका को घटा दो, तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, तो -2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 -2 का, यहाँ पे प्लस होता है। अब -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 4 8। अब इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, 8 का वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड कर दीजिए। 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, जोड़ा इसका लग गया ना। जिसका जोड़ा लग जाएगा तो दोनों में से एगो बाहर, जोड़ा लगेगा उसमें से एगो बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो अंदर रह जाएगा, यानी 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, फिर से देखिए, डायरेक्ट अगर बनाना हो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जब भी पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे आंसर टिक करना रहता है। कैसे, 4 में से 2 घटा दें, पहिलका में से पहिलका घटा देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, याद रखेंगे। फिर 1 में से 3 घटा देंगे तो -2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8। अब 8 का वर्गमूल निकाल देंगे, तो 8 का वर्गमूल 2√2 होगा, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 तक ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो देखिए उल्टा कर देंगे, y अक्ष से दूरी कहे तो x अक्ष, चाहे x अक्ष को कहते हैं x निर्देशांक, y से कहे तो x अक्ष, x से कहे तो y अक्ष। कैसे, अब देखिए जैसे ये 2 रेखाएं हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटती है, और कह रहा है कि ये y अक्ष, तो y अक्ष ये वाला होता है, y डैश, x डैश। अब देखिए ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। अक्ष मतलब धुरी होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रकार का रोड मान लीजिए,
एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। कह रहा है कि किसी बिंदु की मतलब ये चार खंड आप देख रहे हैं, इसको चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थांश 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 मतलब चार भाग में एक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। तो कहीं पे अगर कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से कह रहा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष ये वाला है ना, तो इससे दूरी जो है कैसा है, तो एक्स के जैसा है। ये एक्स रोड है ना, वैसने नहीं है, तो एक्स के जैसा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एक्स अक्ष, चाहे इसी को कहते हैं एक्स निर्देशांक, या इसी को कहते हैं भुज। तीनों नाम इसी का, एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक, चाहे भुज। अगर हमें कहे इसका उल्टा, जब y वाला का कहेगा तो x वाला, और जब x का कहेगा तो y वाला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है। भुजाएं दिया गया है, भुजा जो है 4:9 है के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए, भुजा का अनुपात देता है ऐसे क्वेश्चन में तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेता है, और क्षेत्रफल का अनुपात देता है तो भुजा का अनुपात पूछ लेता है। तो हम क्या करेंगे, इस बार भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल का अनुपात, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात देता तो भुजा का अनुपात पूछता। तो भुजा है 4:9, तो भुजा का अनुपात लिख दिए 4:9, अब बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए क्षेत्रफल का अनुपात, अब देखिए इस क्षेत्रफल, ये रूट अंडर क्षेत्रफल है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 4:9 का मतलब होता है 4/9, और 4:9, अनुपात मतलब होता है बटे, अनुपात का अर्थ होता है बटे, तो 4:9 का मतलब 4/9। ये इस स्क्वायर जो देख रहे हैं रूट स्क्वायर, इस रूट स्क्वायर को इधर लाएंगे तो सीधे स्क्वायर हो जाएगा, यानी बराबर के इस साइड। कैसे? स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल होता है, वर्गमूल का जब पक्ष बदलते हैं तो वर्ग हो जाता है। अब बराबर भुजाओं का अनुपात, अब देखिए धीरे धीरे अगर आपका आदत हो जाएगा तो ये ऐसे ही निकल जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसलिए भुजाओं का अनुपात 16:81। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।